नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश में लोकतंत्र का महोत्सव शुरू होने वाला है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिस पर दुनिया भर की नजर रहने वाली है। तो वहीं भाजपा ने भी 2024 के चुनाव का महोत्सव देखने के लिए दुनिया भर के नेताओं को निमंत्रण भेजा है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स और अमेरिका के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन नेताओं को भारत की चुनाव प्रक्रिया को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल की सत्तारूढ़ सरकार में शामिल सभी पांचों दलों का नाम भी निमंत्रण सूची में शामिल है। आपको बता दें कि साल 2024 के चुनाव में नाम है और इस साल दुनिया भर में 50 से ज्यादा देशों में चुनाव होने जा रहे हैं, या ये कह लीजिए कि हो भी चुके हैं। जिन बड़े देशों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण अफ्रीका प्रमुख हैं। अब भाजपा की ओर से 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों को इस संबंध में निमंत्रण भेजा जा चुका है और कुछ और दलों को भी भेजा जा सकता है। दुनिया भर के 15 राजनीतिक दलों की ओर से निमंत्रण को स्वीकार किए जाने का संदेश भी आ चुका है। बीजेपी ने दुनिया भर के कई देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों को भारत में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इस पर निमंत्रण सूची में नाम नहीं है। इन सभी को तीसरे और चौथे चरण यानी 7 और 13 मई को होने वाले चरण की चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके पीछे मकसद दुनिया को यह दिखाना है कि भारत में किस तरह चुनाव होते हैं। लेकिन भाजपा की इस रणनीति के पीछे की वजह क्या है और क्या इसका कोई सियासी फायदा भाजपा को मिलने वाला है? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश का आम चुनाव है और प्रचार विदेशों में भी है। बीजेपी नेताओं की तरफ से अब की बार 400 पार का खूब नारा दिया जा रहा है। पार्टी को लगता है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें हासिल कर सकती है। कैंडिडेट्स के प्रचार के लिए अब एनआरआई भी प्रचार प्रसार में मैदान में उतर गए हैं। हाल ही में नैनीताल में अमेरिका से आए एनआरआई शमशेर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए प्रचार प्रसार किया। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में भारतीयों के बढ़े मान सम्मान से प्रभावित होकर वो अमेरिका से भारत चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के समय में भी विदेशों में रह रहे भारतीय पसंदीदा पार्टी और प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए स्वदेश लौटे थे। गुजरात में भी बड़ी संख्या में विदेश में रह रहे भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ स्वदेश लौटे थे, इतना ही नहीं, करीब 1000 से अधिक एनआरआई ने गुजरात में प्रचार किया था। पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे ये एनआरआई पूरी तरह से भगवा पार्टी के रंग रूप में दिखे। हाथों में कमल का पोस्टर, गले में भगवा गमछा और टी शर्ट पर फिर एक बार मोदी सरकार के साथ ही गली गली में पहुंचे थे और पीएम मोदी के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ी भारतीय आबादी में से एक है। लाखों भारतीय अमेरिकी देश की समृद्ध सांस्कृतिक छवि में योगदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या करीब 4 मिलियन से अधिक है, जो इसे एक प्रमुख और प्रभावशाली समुदाय बनाती है। ज्यादातर एनआरआई अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका देशों से आते हैं। साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क दौरे के दौरान भारत के गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हुए कहा था कि पहले लोग भारत देखने के लिए पैदल ही निकल पड़ते थे। लोग लंबी यात्रा कर भारत को देखने के लिए जाते थे। उन्होंने चलो इंडिया नारा देते हुए कहा कि अगर आपने ऐसा कर दिया, एक भारतीय ने 5 गैर भारतीयों को भारत देखने के लिए भेज दिया, तो फिर दुनिया में एक ही डेस्टिनेशन होगा, चलो इंडिया। हालांकि पीएम मोदी और विदेशों से मिली लोकप्रियता को लेकर विपक्ष की अपनी अलग राय है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर में 1.36 करोड़ भारतीय बाहर रहते हैं। सबसे ज्यादा 34.19 लाख यूएई में रहते हैं। अमेरिका में अभी 44,000 60,000 भारतीय रह रहे हैं। इनमें करीब 12 लाख एनआरआई और 31 लाख पीआईओ शामिल हैं। यूएई में 34,25,144 भारतीय रह रहे हैं। इनमें 34,19,875 एनआरआई हैं। सऊदी अरब में 25,94,947 भारतीय रहते हैं, जिनमें 25,92,166 एनआरआई हैं। इन देशों में है सबसे ज्यादा भारतीय म्यांमार
20,09,207, यूके 17,64,000, कनाडा 16,89,055, श्रीलंका 16,14,000, साउथ अफ्रीका 15,60,000, कुवैत 10,29,861, मॉरिशस 89,04,500, कतर 7,46,550, नेपाल 6 लाख, ऑस्ट्रेलिया 2,41,000 और बहरीन में 3,26,658 भारतीय हैं। अब देश में 24 का चुनाव है और सबके अपने अपने दावे हैं। एनआरआई भी मैदान में है। ऐसे में किसके दावों में है दम और विदेशों से आए एनआरआई फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को कितना सार्थक कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। चलिए देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो देश में चुनाव है और दुनिया में डंका। ये बात इसलिए हो रही है कि जिस तरीके से एक निमंत्रण, कहना चाहिए आमंत्रण भेजा गया है कि आइए और यहाँ की चुनाव प्रणाली को देखिए, तमाम चीजों को देखिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसके पहले 2022 में भी जब पीएम मोदी डेनमार्क गए थे, वहां पे भी उन्होंने एक अपील भी की थी, मुस्कुराते हुए वहां के लोगों को कहा था कि एक व्यक्ति यदि एक अपील कर सकता है कि आप यदि भारत आइए, जो जो भारतीय है वहां के एनआरआई, उनसे यदि आप ये तमाम बातें कहते हैं, आते हैं और लोग वाकई में उस तरह से यदि आना शुरू कर दें, तो एक नारा सा, स्लोगन सा उन्होंने दे दिया था, चलो इंडिया, एक डेस्टिनेशन जैसा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह बात तो सच है जो हमेशा कही गई है और सुनने में भी आती है। बहुत चर्चाओं में भी हमने सुना कि जब से पीएम मोदी हैं, विदेशों में बड़ा मान सम्मान मिला, तमाम चीजें मिली हैं। देखिए, ये बात इसलिए कह रही हूं कि जब कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, तब फिर उन चीजों को सामने जब सुना समझा जाता है तो उस पर बात होना लाजमी हो जाती है। तो ये बात तो हुई है। एनआरआई वोटर्स की जहां तक बात है और लगातार उनके जो प्रसार की बात है, ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले कई इलेक्शंस में भी देखा है, वो बड़े उत्साह के साथ आते हैं, वोट करते हैं। इवन ये तक सारी चीजें हो गई हैं कि उनको कभी ना भी आना पड़े तो वो वहां से भी वोट अपील करें। हालांकि इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजों को किया जा रहा है। तो ये भी सारी चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि लोकप्रियता सिर्फ यहां नहीं, वहां भी है। लेकिन इस बार ये कितना प्रभाव डालेगा और जिस तरह से ये निमंत्रण भेजा गया है, उसको स्वीकार भी किया गया है, क्या है इसके पीछे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यशवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। यशवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सैयद मोहम्मद तकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपसे। आवाज पहुंच रही है मेरी? जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भेजा गया है और निश्चित तौर पर जहां तक विदेशों की बात आती है, काफी ज्यादा रैलियां, प्रचार, मोदी जी के प्रति बहुत ज्यादा एक प्रेम भाव, मैं तो प्रेम भाव ही बोलूंगी, जहां वो अपनापन दिखाते हैं, टी शर्ट्स पहन लेते हैं, कमल हाथों में ले लेते हैं। ये आज के घटनाक्रम नहीं है, पहले भी कुछ इलेक्शंस में तस्वीरें सामने आई। तो ये बात तो हो गई कि एनआरआई जो हैं, उनके भी वोट्स होते हैं, उनकी भी अपनी बातें होती हैं, वहां तक चीजें जा रही हैं, देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन ये जो निमंत्रण भेजने की भी बात की गई है, तो पहले से इतनी लोकप्रियता थी, इस वक्त कोई खास मकसद वहां तक इन तमाम चीजों को और उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए? अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा है जो है ना आपने लिया है मैटर कि भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री का शुरू से ही विजन रहा है कि हम उन सब विदेशी लोगों को, मेहमानों को अपने यहाँ बुलाएं और अपने यहाँ का लोकतंत्र, हमारे यहाँ का चुनाव प्रक्रिया, ये हम दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब पहली बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ समारोह का 2014 में जीत के आए थे, तो ज्यादा से ज्यादा हमने अपने देशों, जो हमारे मित्र थे, उनको तो हमने बुलाया ही था, मगर जिनके साथ मित्रता नहीं थी, हमने उनको भी निमंत्रण भेजा था। हम दिखाना चाहते थे कि हमारे देश का लोकतंत्र देखिए आप, कितना खूबसूरत लोकतंत्र है। हम किस तरह से यहाँ अगर शपथ समारोह भी मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं। तो इससे क्या है, एक नया मैसेज जाता है उन लोगों को जो कभी हमारे देश को कहा करते थे कि ये तो साफ सपेरों का देश है, साफ सपेरों में हमारी गिनती की जाती थी।
तो वही हम चीज दिखाना चाहते हैं कि आज हम साफ सफेरे वाले देश नहीं है, आज हम वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं। तो आज इस बात को पूरा वर्ल्ड मान भी रहा है। आपने देखा होगा, मैं किसी प्रधानमंत्री की और उसकी कमजोरी नहीं बताना चाहता हूं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसी अमेरिका और फ्रांस, इंग्लैंड हमारे प्रधानमंत्री को उस टाइम कितना तवज्जो देते थे और आज कितना दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। आज हमारे जितने भारतीय जो मूल्य के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, वो इस बात को स्वीकारते हैं कि आज हमारे पासपोर्ट की वो वैल्यू है कि हम जब जाते हैं तो हम पासपोर्ट अपना दिखाते हैं विदेशों में, तो उसको बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता है। और एक समय वो पहले भी था, दूसरी सरकारें थी कि हमें दूर खड़ा कर दिया जाता था और हमें ऐसी हीन भावनाओं से देखा जाता था। तो फर्क तो है। तो आज इस देश इसी बात को हम और आगे डेवलप करना चाहते हैं कि हमारा देश उन शक्तियों से भी आगे निकले। तभी तो हमने कहा है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। तो उसी कड़ी में हम आज सबको निमंत्रण दे रहे और बुला रहे कि आइए हमारे देश में और हमारे देश का लोकतंत्र देखिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपका। यशवर्धन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? यशवर्धन जी, यशवर्धन जी, क्या मायने हैं जिस तरीके से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ने कहा कि एक कहते हैं ना कि भारत की जो छवि पहले थी, हालांकि उन्होंने बहुत सावगोई से ये भी कहा वो किसी प्रधानमंत्री की कोई कमजोरी नहीं बताना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से हैं तब से विदेशों में भी आप देख लीजिए भारत की क्या स्थिति हुई है और एक विश्व गुरु बनाने की बात जहां तक हो रही है। और निश्चित तौर पर उस पटल पे उस लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए उस इलेक्शन की पूरी प्रणाली को भारत देश की आज जिस तरीके से वो इन्विटेशन सबको दे रहे हैं कि आप लोग भी यहाँ आइए और उस चीज को देखिए और कहीं ना कहीं एक जोड़ने और कनेक्ट करने का प्रयास है, कैसे लेते हैं गठबंधन इसको? जी, मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आंकड़े देख रहा था। भारत से लगातार भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेशों में जाने का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। 2021 में करीब 2.25 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेश चले गए, क्योंकि यहाँ की जो आर्थिक स्थितियां इतनी खराब, बद से बदतर होती जा रही हैं कि लोग विदेश में रहना पसंद कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बताया, मैक्सिको बॉर्डर पर अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये भी लगातार खबरों में आ रहा है। तो ये जो झूठा जो एक प्रचार तंत्र है, मैं आपको याद दिलाता हूं 2015 में टाइम्स स्क्वायर पर मोदी जी ने एक बड़ा शो किया था। फिर इनकी टीम ने इनपुट दिया कि इसमें ग्लैमर लाने के लिए किसी हॉलीवुड के एक्टर को पैसे देकर लाया जाए, तो ह्यूज जैकमैन को लाया गया, उसने जाकर उनका हाथ ऊपर किया और ये एक तरह का पीआर इवेंट बनाया। आप देखते होंगे जब भी भारत में कोई भी विदेशी प्रधानमंत्री आता है तो वो भारत में रहने वाले उस देश के सारे नागरिकों को किसी स्टेडियम में नहीं इकट्ठा करता, न वो उनको उस तरीके से संबोधित करता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है और भाजपा जो है वो पूरी तरीके से इवेंट मैनेजमेंट में ही लगे रहते हैं। पूरे वक्त इनके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड के अरबों रुपए आए हुए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। ये किसी भी तरीके से कोई खबर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं फिर कहता हूं कि मैं वॉशिंगटन पोस्ट भी पढ़ता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी पढ़ता हूं, छोटी सी खबर भी नहीं आती, क्योंकि हमारी जो आप अभी भदौरिया साहब बता रहे थे, पासपोर्ट की जो पावर है वो लगातार नीचे जाती जा रही है, क्योंकि हमारा रुपया नीचे गिरता जा रहा है। तो ये जो केवल जो भ्रम बनाया जा रहा है कि हमारी बड़ी वो हो गई है विदेशों में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग यहाँ से भागकर विदेश जा रहे हैं ताकि वहां पर बेचारे अपनी मजदूरी कर सके। मैक्सिको बॉर्डर पर हजारों गुजराती बैठे हैं, तो ये असलियत ये है। अच्छा, और ये जिस तरीके से यशवर्धन जी, जैसे 2019 में कुछ लोग आए, ठीक है, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं या बीजेपी के पक्ष में वोट अपील करते हैं, वहां से भी अपने मैसेजेस जो भेजते हैं, क्या वो भी फेक हैं? अपनी अपनी विचारधारा तो हो सकती है तो एनआरआई ना। बिल्कुल, एनआरआई बढ़ते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, भारत छोड़कर एनआरआई बढ़ने की स्थिति और तेजी हो गई है। लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आप आंकड़े देख लीजिए, जिसके पास भी थोड़ा भी सक्षम है वो भारत छोड़कर विदेश जाने की सोचता है। तो ये स्थिति है। और ये पेड इवेंट्स है, एप्को वर्ल्ड वाइड और बहुत सारी कंपनीज इन लोगों ने एम्प्लॉय कर रखी है, वो लोग पेड इवेंट्स क्रिएट करते हैं। और भारत में एक साइकोलॉजी है कि विदेश में कोई व्यक्ति रहता है तो भारतीयों को लगता है वो बड़ा व्यक्ति है,
इसलिए इन लोगों ने उस साइकोलॉजी को पकड़ा है कि वहां पे रैली करवाओ। और मैं फिर कहता हूं कि डिप्लोमेटिक एक बड़ा ब्लंडर जो नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो वहां जाकर एक पॉलिटिकल रैली को संबोधित करके अब की बार ट्रंप सरकार किया। उसके बाद से जो बाइडेन ने पूरी तरीके से असहयोग का रुख अपना रखा है। ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि आप किसी दूसरे देश में जाके वहां की राजनीति को इफेक्ट करने की कोशिश करें और वहां के कोई कैंडिडेट के लिए आप प्रचार करें। इससे ऐसा आज तक किसी ने भारतीय प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो प्रचार की भी एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। आप अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे हैं, उसके बाद से आप देखिए हमारे क्या रिश्ते बचे और हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। तो ये पूरी तरह भ्रामक प्रचार जो इन लोगों ने अपना रखा है, इसकी सच्चाई भी बतानी चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। यश भारती जी, आपका क्या मानना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जुबान जो होती है उसमें हड्डी नहीं होती, बड़ी लचीली होती है। तो उस लचीलेपन का ये भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाहे उसको लचीलेपन का इस्तेमाल करके कैसे भी हिला देते हैं। उस बात का कोई प्रमाणिक बात नहीं होती। अब ये कह रहे हैं हमारे पासपोर्ट को वेटेज मिलने लगा। क्या भैया वह वेटिंग मशीन लगी है क्या? वजन तोलते हैं उसका? क्या पैमाना है उसका? कुछ पैमाने तो बताइए कि हाँ इस पासपोर्ट को हम कमजोर मानेंगे, इस पासपोर्ट को मजबूत मानेंगे। ये कौन सा आंकड़ा है? प्रमाणिक बात बता दे, हम भी समझे भैया इस बात को, हम भी प्रचार करें, हमें गर्व होगा। हमारे भारत देश की तरक्की हो रही है, विदेशों में भी तरक्की इस बात पे जरूर हो रही है कि कोविड काल के बाद जैसी सीमाएं खुली हैं अमेरिका की, तो 2022 और 23 के जो आंकड़े आते हैं तो 21 में 30,662 लोग अनधिकृत रूप से अमेरिका में गए। उसके बाद 22 में 63,927, उसके बाद 57,000 लगभग लोग अमेरिका में अनधिकृत रूप से गए, बिना पासपोर्ट के गए हैं। और ये डंका बजा रहे हैं कि हमें भागना पड़ रहा है भारत देश से। और इसमें अधिकांश लोग, जो संख्या है वो 90% लगभग संख्या गुजरातियों की है, जहां ये पहले ही डंका बजा चुके हैं। तो ये जो डंका बज रहा है इतने जोर से, वो क्यों अनधिकृत रूप से लोगों को भागना पड़ रहा है हमारा देश छोड़ करके? तो ये सरकार को चिंता करनी चाहिए और बताना चाहिए। अब विदेशियों को यहां लेकर के आ रहे हैं, चुनाव दिखाना चाहते हैं। कौन सा मॉडल दिखाएंगे? चंडीगढ़ मॉडल, कि हमारे यहाँ चुनाव ऐसे होता है और फिर हमारे यहाँ कोर्ट के दबाव में वो चीजें बदलनी पड़ती हैं। जो चुनाव का प्रबंधक देखता है, जो इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वही सत्ताधारी दल के लिए काम करता है, ये बताएंगे। तीसरी बात, आज अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे हमारे पासपोर्ट को मजबूती मिली है। मुझे वो दिन भी ध्यान है जब अमेरिका में मोदी जी के घुसने पे पाबंदी लगी थी, इनका पासपोर्ट प्रतिबंधित कर दिया गया था। वो किसका डंका बजा था? देश का, दुनिया का सबसे, अगर कोई खतरनाक व्यक्ति या घृणित व्यक्ति अगर किसी को छापा था तो वो यहाँ की पत्रकारिता ने मोदी जी को छापा था, जिस तरीके से इन्होंने गुजरात मॉडल चलाया है। तो ये सब भी तो दुनिया देख रही है। लेकिन ये एक पक्ष दिखा करके, वो भी बनावटी, क्योंकि यहाँ जो यूनिवर्सिटीज चलती हैं वो यूनिवर्सिटीज में बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, ना शिक्षक हैं, ना बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाई की जा रही है। ये पूरी तरीके से हमारे देश को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आधारित करना चाहते हैं। आप देखिए, इनकी मंडी से एक प्रत्याशी है, वो क्या बोलती है, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, आजादी हमें कब मिली, इनके एबीपी के कार्यकर्ता क्या बताते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान परोसा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ ऐसे आकर के आपके मीडिया चैनल्स का, आपके प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और जनता को भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही ज्ञान आगे बढ़ा देते हैं। क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ रोजगार की स्थिति क्या है, या शिक्षा की स्थिति क्या है? क्या दुनिया में किसी को पता नहीं है किस तरीके के चुनाव होते हैं? अभी खजुराहो के अंदर एक महिला का आपने नामांकन रद्द करा दिया। आपका जिला रिटर्निंग ऑफिसर जो जिला अधिकारी बनकर के वहां बैठा है, वो पत्रकारों से बात नहीं कर रहा है, पत्रकारों के साथ में गलत व्यवहार कर रहा है। कौन सुनेगा? हम प्रत्याशी हैं, हो सकता है हमसे गलती हो, लेकिन पत्रकारों से क्या गलती हुई? खुल के उनसे चर्चा कीजिए, खुल के उनसे बात कीजिए। ये कमी रह गई, कमी को यहाँ आप उत्तर प्रदेश के अंदर जब पंचायत के चुनाव हुए थे, किस तरीके से महिला प्रत्याशियों का चीरहरण हुआ था, ये दिखाने के लिए अमेरिका के लोगों को बुला रहे हैं। ये केवल इवेंट वाली सरकार है, हर चीज को इवेंट करना चाहती है। 4 अमेरिकों को पकड़ करके ला करके यहाँ दिखाना, या हो सकता है वो किसी प्रत्याशी के समर्थन में आए हों, उनके निजी संबंध हों, तो प्रचार कर रहे होंगे। लेकिन दिखाना क्या चाहते हैं? ये बदनामी लेकर के कम से कम देश के लोगों की वहां ना ले जाएं। अगर वाकई में कुछ अच्छी चीजें दिखाना चाहते हैं तो अच्छा वातावरण बनाएं, अच्छा चुनाव बताएं। जिस तरीके से वातावरण दूषित कर रहे हैं, देश की जो सबसे प्रमुख पार्टी है, हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ा दल है वो कांग्रेस पार्टी है। आप उसका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं और आप ये बता रहे हैं कितना लोकतंत्र मजबूत है हमारे यहाँ, चुनाव कैसे होता है। चुनाव से ठीक पहले आप अकाउंट फ्रीज कर रहे हो अपने विपक्षी पार्टियों का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, यश जी वापस आते हो। सैयद मोहम्मद तकी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी?
जी आ रही है। सैयद मोहम्मद तकी जी, बहुत ठीक है, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, अपनी अपनी बात हो सकती है। जिस तरह से लेकिन इस चर्चा को आज हमने रखा, दो बातें थी। एक तो जो इनविटेशन जा रहा है वो उसके मायने क्या हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से स्पष्ट किया। दूसरी बात, बार बार ये जो बात आ रही है कि यदि कोई हो सकता है कोई उनके समर्थन में आ रहे हों, या जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के बाद जो भारत की स्थिति विदेशों के प्लेटफॉर्म पे हुई है, उसके बाद वो जो उनकी लोकप्रियता है, जो एनआरआईज हैं, हो सकता है, देखिए चीजें तो जाती हैं ना, दुनिया है, तमाम चीजें जाती हैं, हो सकता है वो उतना मानते हो, करते हो, इसलिए ये वीडियोस हैं, बातें हैं, उनका खुद का प्रचार में आना, पर्टिकुलर व्यक्तिगत संबंध भी किसी के हो सकते हैं, मैं उससे डिनाई नहीं करती। तो क्या इस चीज को हम फेक कह दें, नहीं माने? आपका क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, गालिब साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि दुनिया की ईद से क्या वास्ता गालिब, तेरा चांद दिख जाए मेरी ईद हो जाए। ईद आने वाली भी है कल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में अब नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, तो आप कह रही हो, जो लोग कह रहे हैं और भाजपा के साथ हैं, तो डंके से हमें क्या फायदा हो? तो डंका मणिपुर में नहीं बजा जब इसके साथ इस तरह की हत्या, इस तरह की घटनाएं पेश आई, वहां पे क्यों नरेंद्र मोदी है, वहां क्यों नहीं बोल पाए, सब आ सकते क्यों डंके क्यों देख पाए? इस मणिपुर में इस घटना पूरे देश में देखिए, आपने कहा ना बाहर सब देखते हैं, पत्रिका देते हैं, तो आजकल तो हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, दुनिया भर में इंटरनेट सेवाएं हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं, जो भी घटना होती है तो पूरा विश्व देखता है। बड़ी घटना में पूरे विश्व देखा किस तरह से लगातार सीबीआई को जब टेस्ट को यूज करके तो धकेला जा रहा है जेल में, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट ने देखा, उसमें प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी इस तरह से उसके ऊपर यूएस के 3 बार तक बीजेपी ने उनको आग दिखाई, उसके बाद भी यूएस के प्रेसिडेंट ने, यूएस के फॉरेन एजेंसी ने 3 बार उसके ऊपर प्रतिक्रिया करी। फ्रांस ने बोला, जर्मनी ने बोला, यूएन ने बोला, सब वो लोग कह रहे हैं कि भारत के अंदर फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन होना चाहिए। एक समय था जब भारत को आपकी आवाज में काफी डिस्टरबेंस आ रहा है सैयद मोहम्मद तकी जी, बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है, बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हाँ, क्योंकि ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है मुझ तक, मैं सुन नहीं पा रही हूँ ठीक से आपको। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वापस आऊंगी आपके पास। सुमित जी, सुमित जी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है हम आप सब एक अलग नजरिए से इस चीज को इस वक्त देख रहे हैं और चर्चा में हैं। यदि किसी की लोकप्रियता है तो है, मुद्दे जो हैं देश के वो अलग हैं, लेकिन विदेशों से जो चीजें आ रही हैं, क्या वहां पर इन मुद्दों का जिक्र हो रहा है? वो क्या सोच के वोट अपील कर रहे हैं? उन्होंने क्या देखा है इन 10 सालों में? क्या ये वो प्रेम भाव है, या वाकई जो बाकी के लोग पैनलिस्ट कह रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि नहीं ये फेक है? और ये भी सही है कि हो सकता है कोई अपने प्रचार के लिए आए, लेकिन ये सिर्फ आज का घटनाक्रम नहीं है। जैसे कि चलिए उत्तराखंड में कोई आया किसी प्रत्याशी के लिए, ठीक है, मान लिया उनके टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन 2019 में भी हमने देखा करीब 1000 लोग जो थे एनआरआईज गुजरात में, उन्होंने प्रचार किया था। 2022 में डेनमार्क में पीएम मोदी खुद बोलकर आए थे कि यदि गैर भारतीय यदि आते हैं यहां से, तो ये समझ लीजिए कि भारत का भ्रमण पहले ऐसे ही एक प्लान होता था कि कैसे करेंगे, ऐसे ही कर लेते, लेकिन आज तो उसका ग्राफ बहुत अलग हो गया है पहले और आज के समय में। तो उन्होंने एक अपील की थी कि एक डेस्टिनेशन बन जाएगा यदि लोग आने लगेंगे, चलो इंडिया जैसा ये हो जाएगा। आज उसी चीज के लिए देखिए वो इन्विटेशन दे रहे हैं, वो बुला रहे हैं, वो यहाँ की प्रणाली को दिखाना चाहते हैं। देखिए जो हो रहा है देश में, विपक्ष का पूरा अधिकार है सवाल उठाने का, लेकिन जो पॉजिटिवली चीजें आ रही है, क्या हम उसको डिनाई कर सकते हैं? आपके चैनल को मानने वाले विक्रमी सुमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आती, थोड़ा सा माइक के पास आके बात कीजिएगा, थोड़ा सा माइक के पास आके बोलिए। बिल्कुल आवाज, हाँ अब आ रही है, बोलिए। राकेश जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही। ये महत्वपूर्ण बात है कि एनआरआई की जो भागीदारी है पिछले कुछ चुनावों में कहीं ना कहीं बढ़ गई है, और ये भागीदारी आज से नहीं बढ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही बढ़ी है। अगर हम मनमोहन सिंह की सरकार में जाएंगे तो उस समय भी आपने देखा होगा तमाम यूरोपियन कंट्री और जो हमारे जो अरब कंट्री और तमाम अमेरिकन कंट्री है, वहां पे छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन बात आते हैं अभी के चुनाव को लेकर। अभी के चुनाव के मद्देनजर ही जैसे हम देखते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के
लिए एनआरआई समर्थन कर रहा है, उसी तर्ज पर एक और देखने को मिल रहा है हमें एक और चीज जो देख रहे हैं, हमारा तो बहुत ज्यादा भागीदारी बढ़ जाती है कि आप देखिए पहली बार दिल्ली का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, एक मेयर के बराबर है, उनके समर्थन में भी अगर विदेशों में अगर रैलियां हो रही है तो हमारे भारत की लोकतंत्र को अब सोचने समझने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं कि भारत जो है, भारत की जो जनता है, जिनका भारत के जल जंगल जमीन पर अधिकार है, एनआरआई अगर भारत से अगर उन्हें इतना प्यार होता, देखिए राखी जी बहुत महत्वपूर्ण, मैं फिर से कहता हूं, अगर एनआरआई को भारत के जितने डिप्लोमेसी है उनसे अगर प्यार होता, भारत के सरजमी से प्यार तो होता, भारत के योजनाओं से प्यार होता, तो वो भारत में रहना सक्षम समझते, भारत में रहना योग्य समझते, भारत को छोड़ना योग्य नहीं समझते। लेकिन आज हुआ क्या है कि एनआरआई आज भारत को छोड़कर चले गए हैं और आज वही लोग सरकार में भागीदारी की बात करते हैं और एक वो राजनीतिक पार्टियों के आड़ में आके भारत को समर्थन करने का काम करते हैं। देखिए एक अच्छी बात है, लेकिन विचारधाराओं के नाम पर देश को बांटने का काम किसी भी एनआरआई के लिए सही नहीं है। और हमारे लिए इतनी भागीदारी, मैं फिर कहता हूं, आज तमाम राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के आड़ में तमाम राजनीतिक पार्टी ने इसका आड़ लेना स्टार्ट कर दिया, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी उन्होंने, और यहां तक कि हमारे भारत की लोकतंत्र ने नहीं लिया। आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर जब अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव था तो हमारे लोगों के नाम पर वहां पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन हमारे लोगों के लिए क्या किया गया, उसके बाद छात्रों पे हमला हुआ और वहां जो हमारे लिए जो H-1B वीजा है उसको खत्म किया गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जाइए, जब चुनाव था हमारे लोगों को यूज किया गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए वहां पे छात्रों को, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी का घटना आपको पता है, वहां एक प्रोफेसर हमारे मुल्क के, भारतीय मुल्क के थे, उनके ऊपर हमला हुआ, किसी ने, सरकार हमारे डिप्लोमेसी ने बात करी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे छात्र पे हमला हुआ, नहीं हुआ। अरे भैया हमारे, मैं कहता हूं विदेश मंत्री की ये बात नहीं कर रहा हूं, आज विदेश मंत्री अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन भूमिका बन जाती है राजनीति की अखाड़े में आपका भारत का लोकल मुद्दा होना चाहिए। आपका भारत की शिक्षा व्यवस्था कहां पहुंच रही है, आपका बताइए लद्दाख का मुद्दा क्यों नहीं सर्वोपरि, जहां सोनम वांगचुक आपको धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, आपका हसदेव का मुद्दा क्यों नहीं, जहां आदिवासी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, झारखंड के अंदर आदिवासी अपने कोल माइनिंग के लिए धरना प्रदर्शन करने के मजबूर है, नॉर्थ ईस्ट 371 को 370 की बात हम करते हैं, वही 370 जिसके अंदर भूमि अधिग्रहण को और 370 को हटाया गया, उसी के बराबर मुद्दा आज राखी जी हमें पता है 371 के अंतर्गत 14 राज्य आते हैं, जहां पे दूसरे राज्य और जहां पे जमीन लेना आसान नहीं है, लेकिन 371 पे बात नहीं होती है। अगर 370 के अंदर संशोधन किया जा सकता है, 370 पे संशोधन किया गया तो मैं समझता हूं 371 में भी किया जाए। बात हमारा जल जंगल और जमीन का होना चाहिए, बात हमारे भारत के नौजवानों का होना चाहिए, बात हमारे देश के बुजुर्गों का होना चाहिए। बताइए रेलवे का ले लेता हूं मैं, रेलवे बताइए 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग थे, 4 साल में सरकार उसी माफी को खत्म करके 5800 करोड़, बताइए आप देश के लिए काम कर रहे हैं या देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? बुजुर्गों को क्या आप बताइए आरक्षण मिलना चाहिए रेलवे के अंदर। इसी तरह से कॉलेज की बात कर लेता हूं, आप बताइए कॉलेज की स्थिति, मैं चाहता हूं, मैं भारत का हूं, हम तो पत्रकार हैं, हम लोग को शर्मिंदा, हम लोग तो एनालाइज करते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के रिपोर्ट्स को लेकर, उनके विजन को लेकर, लेकिन जब देखते हैं ना एक्चुअलिटी तो कहीं और कुछ देखते। जब हम विश्वविद्यालय चक्कर लगाते हैं देखने को कुछ और मिलता, संस्थान ये हो गई है, आपको पता होगा आईटी का देख लीजिए, इस साल का ज्यादा जरूरत नहीं है, 40 प्लेसमेंट करता है तो सवाल सरकार पे बनता है नहीं बनता है, हमारे एचआरडी मिनिस्टर क्या करता है, हमारे स्किल मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे यहाँ मेक इंडिया के तहत आप बताइए कितनी कंपनियां हैं, उसका डेटा क्यों नहीं आ रही है। मैं सरकार से सवाल इसलिए पूछता हूं, देखिए पत्रकार और एनालाइजिंग या राजनीतिक विश्लेषक का दायित्व बन जाता है सरकार से सवाल पूछना, क्यों? इसलिए बनता है कि हमारी भूमिका है सरकार की। अच्छा सुमित जी, इसलिए है कि हम लोगों के मुझे बहुत संक्षेप में बताइए कि ये जो इन्विटेशन भेजे गए हैं या वहां से लोगों को बुलाने की बात हो रही है, जो पार्टीज हैं, उसका क्या मायना हो सकता है? बुला तो रहे हैं क्योंकि मायना, देखिए मायना एक ही मायना है। देखिए आज क्या हो रहा है कि आज जैसे हमारे देश के जो ग्रामीण वासी जो लोग हैं, विदेश में रहने वाले लोगों को ज्यादा तजुर्बा दे रहे हैं, उनको ही क्या मानते, योग्य मान लेते हैं, उनके ही कथनी वो क्या मान लेते हैं कि सर्वोपरि है। आज स्थिति ये बन गई है, आज एनालाइज कुछ होता नहीं, तो आज क्या करती है तमाम राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप एनआरआई को लाइए, एनआरआई, लेकिन एनआरआई को भेजने का काम, देश से बाहर लोगों को भेजने का काम मत कीजिए। आप भी बताइए, एक रिपोर्ट नहीं चला पिछले महीने में, एक ही चीज कहूंगा, एनआरआई को लाइए, बहुत अच्छी बात है, देश के अंदर वापस लाइए, वो हमारे नागरिक है, पलायन करने का मजबूर नहीं करिए किसी को, मैं कहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार हरियाणा क्या करती है, इजराइल भेज रही है,
उससे दूसरी तरफ देखते उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर क्या कैंपस लगता है, अरब कंट्री के लिए कैंपस लगता है, इजराइल के लिए कैंपस लगता है। आखिर की आप एक तरफ पिछले 10 साल में पलायन बढ़ा दी और आज आप 2024 का चुनाव या 2000 कभी चुनाव आता नजदीक आता तो आपके तो हम एनआरआई को वापस लाएंगे। ये जनता से आप सीधा संवाद कीजिए ना, देश की जनता से आप उनसे सीधा संवाद करके कहिए कि हम आपके हित के लिए, हम विदेश जो चले गए उनको छोड़िए, जो देश के अंदर है उनको अवेयरनेस लाइए, उनके अंदर देशभक्ति लाइए, उनको सशक्त करिए, उनको मजबूत करिए। विदेश जाने को सोचे ही नहीं। हम लोगों का ये दायित्व तो बनना चाहिए। आज हमारे छात्र विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बताइए। आज हमारे नौजवान पढ़ लिख के भी रोजगार करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वहां जाके पिट भी रहे हैं, वहां जाके अपमान भी सहन कर रहे हैं। अब जी वीजा की ही बात कर लेता हूँ। देखिए राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं मानता हूँ बहुत योग्य है कि आज हमारा कम से कम दुनिया के अंदर हम लोग जाने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी स्थिति ये है कि वीजा की स्थिति आज घटी नहीं है, बढ़ी है। आज जो टॉप 80 में आता था आज टॉप 80 से बाहर चला गया। आप बताइए हमारी स्थिति है, देश की स्थिति है जो पार्टी को सोचना चाहिए। मैं हर पार्टी को कहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सुमित जी, मैं रोकूंगी क्योंकि बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है ना, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। काफी कुछ मैंने सुना है और एक बार फिर से आपको भी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी क्योंकि क्लियरिटी के साथ बात होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बीच में नॉइस आता है, बात कट जाती है, प्रॉपर लिंकअप मुझ तक नहीं पहुंचता। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस चीज को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि दुनिया में डंका है, ठीक है, लेकिन विदेशों में जो एनआरआईज हैं, जो समर्थन के लिए बात करते हैं, जो वोट अपील के लिए बात करते हैं, जो एक वहां पे नाम कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात बार बार आ रही है घूम फिर के कि यहीं से तो गए हैं, गए क्यों हैं, यहाँ की कमियों की वजह से गए हैं, वहां जाके बोल रहे हैं। तो क्या उस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, पता नहीं क्यों, कि हाँ उनका नाम हो रहा है या उनका डंका बज रहा है, जबकि ये बात है कि काफी बदलाव हुए हैं पीएम मोदी के बाद विदेशों में जो भारत की स्थिति हुई है। आप क्या समझते हैं? देखिए राखी जी, जहाँ तक एनआरआई का सवाल है, अपने देश से गए हुए लोग जिन देशों में गए हुए हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर उनकी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तमाम चीज़ें, उनका एक रुतबा भी है। जब भारत में आते हैं तो लगता है कि ये काफ़ी संपन्न लोग हैं। जहाँ तक इस चुनाव में आप देखिएगा, अभी हाल में जिन जिन देशों को न्योता दिया गया है, यहाँ का भारतीय लोकतंत्र दिखाने का, जो आईना दिखाने का मौका दिया गया, हमें लगता है कि एक नरेटिव है कि आपका डंका दुनिया में है। इस समय हिंदुस्तान में जो वर्तमान सरकार है, निश्चित रूप से विभिन्न देशों में एक अपना एक जो है छाप छोड़ रही है, और ये बात बताने का हमेशा प्रयास किया गया है। मोदी जी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं, एक बड़ा इवेंट होता है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, तमाम चीज़ें, इससे अपने देश का मान सम्मान तो बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र को दिखाने के लिए और यहाँ की जनता को लुभाने के लिए अगर कोई इवेंट होता है, लोगों को बताया जाता है, तो एक बड़ी अलग ही व्यवस्था हो जाती है। ये बात तय है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, उसको भी बताने का कि देखिए हमारा भारतीय लोकतंत्र कितना मजबूत है। आज़ादी के बाद से भारतीय लोकतंत्र हमेशा से मजबूत, मतलब हर साल दर साल मजबूत होता रहा। ऐसा नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र को लेकर के कोई इस तरह का दुनिया के देशों की हमेशा नज़र रहती है। आप अभी देखिए, अभी हम सुन रहे थे एक प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के, कि पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की क्या स्थिति थी। आप ये मान के चलिए कि अपने जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए, सब सम्मानीय थे, और भारत के बाहर जब भी जाते थे तो दुनिया के देश जरूर उनकी अगवानी करने आते थे। ये कोई पहली बार नहीं है। एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा देश, और इसका मान स्वाभिमान है। अगर बाहर कहीं पर कोई इस तरह की स्थिति आई है तो कभी ऐसा देखा नहीं गया, कभी ऐसा सुना नहीं गया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में लोगों को आमंत्रित करना और इस तरह का, चूंकि ये आमंत्रण भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, तो एक इवेंट का भी रूप ले सकता है। हम ये नहीं कहते, भारतीय लोकतंत्र को बड़े नज़दीक से देखें। दुनिया के देश, बहुत सारे देश हैं जिनसे आपका जो निर्यात आयात इतना ज़्यादा, लेकिन उनको नहीं बुलाया क्योंकि उनसे परहेज है। बिल्कुल होना चाहिए, जो अपने पड़ोसी दुश्मन देश हैं उनसे बिल्कुल नहीं बुलाइए। लेकिन एक चीज़ और है कि उनसे व्यापारिक रिश्ते आज भी आपके हैं। मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय में ये जो चुनाव है 2024 का, एक बड़ा उत्सव है भारत के लिए, और यहाँ तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, इन पर भी नज़र डालनी चाहिए। जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, बिल्कुल हिंदुस्तान का लोकतंत्र अगर दुनिया में इसकी इतनी ज़्यादा इसका डंका है, इतना भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह भी बताना होगा कि इस देश में किस तरह का चुनावी प्रक्रिया है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, इन सारी चीज़ों पर भी नज़र होनी चाहिए।
आज देखिए दुनिया बहुत बड़ी आजकल संचार क्रांति है और तमाम आप देखते होंगे कि हर चीज़ पर अन्य देशों की नज़र है। पिछले दिनों में कई देशों ने दो तीन बातों की मुखालिफत किया, जैसे आपका कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज होने का, इस पर मतलब इनको इस पर टिप्पणी आई जिसको लेकर के भारत ने करारा जवाब दिया, देना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या उस लोकतंत्र को दिखाने हम जा रहे हैं जो अभी अभी पिछले दिनों में घटित हुआ है, या वर्तमान में एक इवेंट बनाएं और ताकि हम परसेप्शन दे सकें देश की जनता को कि देखिए हमारे देश के लोकतंत्र और हमारे कार्यक्रम हमारी सरकार की दुनिया में कितनी पूछ परख है और हम दुनिया में विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। तो ये राह पर जाइए, बिल्कुल सही है, लोगों को बिलाए बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ और है कि आपको ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमको लगता है कि दुनिया के सारे देशों को दिखाइए अपना लोकतंत्र, कुछ को छोड़िए मत, भले आपके विरोधी हों। तो ये सब चीज़ें हैं और जिसको लेकर के हम सिर्फ यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आज का जो चुनाव है बड़ा ही भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण 2024 का चुनाव है। देश का भाग्य निर्धारित होगा और जनता किधर जाएगी ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी के स्थिति में जो सारी चीज़ें जो इवेंट हो रहे हैं वो जनता भी उसको बड़े नज़दीक से देख रही है। बिल्कुल। सैयद मोहम्मद तकी जी, आवाज आ रही है अभी मेरी स्पष्ट रूप से, क्योंकि उस वक्त काफी नॉइस काफी आ रहा था। ये आवाज आ रही है आपकी? हाँ, अब आप उस वक्त कुछ कह रहे थे, अपनी बात को भी पूरा कीजिएगा। और मुझे इस इलेक्शन की बात से एक बात याद आई, ऐसा लग रहा है कि जिनको इनविटेशन है उन्होंने स्वीकार भी किया है। बहुत अच्छी बात है, आए देखें समझें। यश जी भी कह रहे थे कि क्या देखने बुलाने, चंडीगढ़ मॉडल देखने बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है अच्छा है इस पूरे इलेक्शन तक थोड़ा सा देख के चले जाएं, क्योंकि ये बात तो सच है, क्योंकि जिस तरह से ईवीएम पे सवाल उठते हैं और तमाम चीजें आती हैं, वाकई में यदि बहुत अच्छे से देख लेंगे नजदीक से तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा भी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने वक्त के लिए कोई आएगा। बट ठीक है उनकी स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की, उनसे पूछूंगी वो किस तरह से उस चीज को दिखाने के लिए यहाँ बुला रहे हैं। आप अपनी बात पहले तो पूरी कीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी से। देखिए, मिर्जा गालिब साहब का बहुत अच्छा शेर है, मुझे दुनिया की ईद से क्या वास्ता गालिब, मेरा चांद दिख जाए मेरी ईद हो जाए। अगर विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, अच्छी बात है, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ये बताइए उससे देश के लोगों को क्या फायदा हो रहा है? क्या देश में महंगाई कम हो रही है? क्या देश में रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं? क्या देश में नौकरियां मिल रही है? अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, रेलवे स्टेशन पे भरे हुए थे, कितना उसके बाद वो पेपर लीक हो गया, कितने पेपर लीक हो रहे, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। इस नौजवानों की दुहाई देके मोदी जी कहते थे कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा युवा हैं, आज युवा बेरोजगार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर युवाओं के अंदर इस पर भारत के अंदर है। और जो बड़ी पूरी घटना हुई उसके अंदर क्या आपने कदम उठाए, वहां पे क्यों नहीं बोले? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात राखी जी हमें समझने की जरूरत है कि आजकल हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। कोई कहीं भी दुनिया में इंफॉर्मेशन होती है, लोगों तक पहुंच जाती है, कोई यहाँ देखने आए या ना आए, लेकिन सब जगह इंफॉर्मेशन सारी दुनिया भर के मीडिया चैनल भारत के अंदर काफी एक्टिव है और काम कर रहे हैं और सारी न्यूज पहुंच जाती है। अरविंद केजरीवाल को विस्तार किया गया तो उसके ऊपर जर्मनी की प्रतिक्रिया आई, अमेरिका की 3 बार प्रतिक्रिया आई और यूनाइटेड नेशन की प्रतिक्रिया। लोगों ने उसको कहा कि भारत, हम उम्मीद करते हैं भारत अपने अंदर जो है वो संवैधानिक पूर्वक लोकतांत्रिक पूर्वक तरीके से जो है करा पाएगा। तो ये प्रतिक्रिया आना, ये संदेह उत्पन्न करना, ये टिप्पणी करना ही बहुत बड़ी बात है कि जो भारत अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कह रहा है, वो जो वहां पे क्या लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो पा रहा है। एक समय था जब टीएन शेषन का एग्जाम्पल दिया जाता था और देश कहते थे हमें भी अपने टीएन शेषन जैसा एक चुनाव आयोग चाहिए जो सही से चुनाव करा पाए। लेकिन क्या आज हम उस स्थिति में हैं? हम नहीं है। लगातार विपक्ष के द्वारा अलग लोगों की तरफ जो चुनाव प्रक्रिया उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे मोदी जी के अनुसार चुनाव के वक्त में चेंजेस कर दिए जाते हैं, कैसे उनको टाइम दिया जाता है, कैसे बीजेपी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे फियर ऑफ री इलेक्शन कैसे हो पाएंगे? उसी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो 3 लोग हैं वो तय करेंगे चुनाव आयुक्त कौन होगा, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, वो मोदी सरकार ने हटा के उसके अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर अपनी सरकार कर दिया। तो कैसे चुनाव फ्री और फेयर होंगे? जब ऊपर ही से गड़बड़ी है, नीचे तक आ रही है, तो आप कैसे ये बात सकते हैं कि चुनाव फ्री और फेयर होंगे? दूसरी बात, लोकतंत्र में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है क्या लोग 50 साल होंगे? जब बीजेपी कह रही है, बीजेपी के लोग कहते हैं 30 साल रहेंगे, 35 साल लेंगे, तो खुद वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों नहीं वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद सरकार छोड़ने में, नई पार्टी के आने में सहज है? क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? तो अमेरिका में 10 साल के बाद सरकार बदलती है, बहुत से राज्य देशों में जो यूरोप में बदलती है, लेकिन रशिया में नहीं बदल रही है, चाइना में नहीं बदल रही है और वहां नॉर्थ कोरिया में नहीं बदल रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है?
तो हम क्या अपने देश को ऐसा बनाना चाहते हैं? क्यों बीजेपी के लोग, क्यों नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर सहज नहीं है कि 10 साल के बाद हो सकता है उनकी सरकार चली जाए, एक सामान सी प्रक्रिया है लोकतंत्र के अंदर, और नई सरकार आ जाए, तो क्यों सहज नहीं, क्यों इतना डरे हुए परेशान है? क्या कर दिया इन्होंने कि जो सरकार हटने से परेशान है? इलेक्टोरल बॉन्ड में सारे खुलासे हुए हैं, आपने देखा क्या हो रहा है यहाँ के ऊपर। तो क्या ये लोगों को पता नहीं है? क्या विश्व को पता नहीं है? विश्व को पता है। और मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं, कहते हैं अपनी बार ट्रम्प सरकार हाउडी मोदी करते हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। हमेशा बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत तेज रही है, वो पूरे लोगों को यहाँ से ले जाती है, मोदी जी को बैठाती है, स्टेडियम हायर करती है, वहां मोदी होता है, तो लोग देखते हैं उसको और लोग हंसते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। जिस देश के लोकतंत्र की लोग कस्में खाया करते थे, जिसके एग्जाम्पल दिया करते थे, जो एक मार्गदर्शक था पूरे विश्व के लिए, आज उस देश के अंदर लोकतंत्र का क्या हाल है, पामाल हो रहा है, आप साफ साफ देख रहे हैं। ठीक है। रोज खबरें आ रही है, रोज सामने मीडिया में आ रहा है, सारी चीजें बताई जा रही है, आप ही लोग उजागर करते हैं उसको, किस तरह से अनियमितताएं बढ़ती गई चुनाव के दौरान। आपका मीडिया, भारत मीडिया दिखाता है, और मुझे बड़ा दुख होता है कि भारत मीडिया विश्व के मीडिया में सबसे नीचे चलता चला रहा है। अभी रिपोर्ट आई है, अभी रिपोर्ट फोर्ब्स ने भेजी है, 10 विश्व के सबसे 10 शक्तिशाली देश, उसमें कहीं भारत का नाम नहीं है राफी जी। उसमें नाम किसका है? उसमें आपके एशिया से सऊदी अरब का नाम है, उसमें दुबई का नाम है, उसमें चीन का नाम है, लेकिन उसमें भारत का नाम नहीं है। विश्व के सबसे ज्यादा 10 शक्तिशाली देशों में आज कल में फोर्ब्स ने रिलीज की है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत सारी बात यहाँ आई है। देखिए, मुझे लगता है हर बात को आलोचना के रूप में ना लें, लेकिन कुछ बातें यदि यहाँ से भी आ रही हैं तो उसको सोचना होगा। 2-3 बातें यहाँ से निकली हैं इनविटेशन को लेके कि आप किस तरह की चीजों को दिखाने के लिए यहाँ बुला रहे हैं। जो चीजें हुई हैं, क्या वो बहुत अच्छा मैसेज है? जो प्रेजेंट में हो रहा है, क्या वो बहुत अच्छा मैसेज है? देखिए, कौन किसके लिए फेवर में है, क्या एक रेपुटेशन भारत की बनी है, वो एक अलग बात है। यदि बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ सारे पैनलिस्ट का ये कहना है कि यदि भारत का नाम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम सब उनका वेलकम करते हैं, बट एक्चुअल स्थिति को देखिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, चलिए, हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यशवर्धन जी, मुझे लगता है ये मुद्दा और ये बात तो इसलिए आई है क्योंकि देखिए, चुनाव का माहौल है, बहुत तेजी से सारी चीजों में राजनीतिक दल लग गए हैं, और पूरा ये इलेक्शन जो है देश में इस वक्त लोकसभा का एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का है। और मुझे लगता है इन तमाम बातों के बीच में आज यदि बाहर से लोगों को बुलाना है, देखिए, वो इवेंट मैनेजमेंट करें, उनको जो करना है वो करें, भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है, मुझे कुछ नहीं बोलना उस पर, लेकिन हमें इस चीज पर जरूर बात करने की जरूरत है कि जिस तरीके से आती हैं चीजें या बोली जाती हैं, या वो परसेप्शन के रूप में देख लीजिए या उस लोकप्रियता के रूप में देख लीजिए। मैं इसलिए कह रही हूं कि आप खुद भी देखिए, जो मोदी जी कह देते हैं, जो चीजें वो बता देते हैं, जो बुला के दिखाना चाह रहे हैं, उसको सब वाहवाही के रूप में ले रहे हैं। क्यों? कहीं तो कुछ होगा। जी, मोदी जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष मुक्त भारत का वो नारा देते हैं। विपक्ष मुक्त भारत, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं इसको। किस तरीके से 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल सकते हैं वो, किस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं 1994 का कोई बहाना लगाकर, और किस तरीके से कांग्रेस के खाते फ्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा एक तरफा नैरेटिव बनाने के लिए हर चीज पर जिस तरीके से कब्जा दिखाने की जो नियत है, तो ये सब चीजें पूरा विश्व देख रहा है। विश्व के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष इस बात पर चिंता जता चुके हैं कि किस तरीके से विपक्ष को जेलों में डाला जा रहा है। ईडी की रेड डाली जाती है, ईडी की रेड डालने के बाद जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी भ्रष्ट बताते हैं, उसको बीजेपी ज्वाइन कराई जाती है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये सब चीजें पूरा विश्व देख रहा है, और अब इस चीज का अंत आने वाला है। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे लोकतंत्र को तार तार कर दिया है। अभी जैसे तकी साहब बता रहे थे कि चुनाव आयुक्तों को अपॉइंट करने की पूरी प्रक्रिया एक तरफा कर दी आपने। एक प्रधानमंत्री होंगे, एक उनका कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और एक विपक्ष का नेता होगा, तो 3 में से 2 तो वो खुद हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने हटा दिया। तो आप जिस तरीके से लोकतंत्र को खोखला कर रहे हो, अगर एनआरआई आएंगे और अगर वो निष्पक्ष तरीके से देखेंगे तो वो बाहर जाकर बताएंगे कि भारत बहुत खतरे में है, भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, और हमें इस चीज को ठीक करने के लिए अगर उनकी आत्मा जागती है तो वो जाकर बाहर बताएंगे कि हम कितने बड़े संकट से गुजर रहा है हमारा देश। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, जिस तरीके से लोकतंत्र को जिस तरीके की जो मोड़ दिया गया है।
आप बताइए, हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की जाती है, एक दिन में उनका मकान खाली करवा दिया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील तक का वक्त नहीं दिया जाता है। तो ये सारा विश्व देख रहा है। और जिस तरीके से इन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से अरबों खरबों रुपए के घोटाले किए हैं, मैं आज ही देख रहा था, गुजरात का एक गरीब किसान, दलित किसान, उसके अकाउंट से 10 करोड़ रुपए भाजपा को दिलवाए गए। उस बेचारे आदमी को मालूम ही नहीं है कि हुआ क्या है। जो कंपनियां कर्ज में डूबी हुई हैं, जिनके 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, उनसे 400 करोड़ रुपए ईडी और सीबीआई के छापे मार मार के 400 करोड़ रुपए छीने गए उनसे। यानी एक तरीके से वसूली गैंग ऑपरेट की गई है पूरी। तो अगर एनआरआई बाहर से आकर ये सारी चीजें देखता है और बाहर जाकर निष्पक्ष तरीके से बताता है कि किस तरीके से लोकतंत्र को पूरी तरह खोखला करने का काम भारत में किया जा रहा है, तो ये बहुत शुभ समाचार होगा। बाहर जो लोग बैठे हैं उनको जो इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू जो चीजें बताई जा रही है, भारत की परिस्थिति बिल्कुल अलग है उससे। और हम सब लोग बहुत चिंतित हैं इस बात से कि किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ठीक है यश, क्योंकि बात चली थी, आपने भी कहा था किस मॉडल को बुलाने के लिए यहाँ इनवाइट किया है, और महत्वपूर्ण बात यहाँ एनआरआईज को भी लेके निकली थी। देखिए जो है जैसा है वो परसेप्शन बना रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक तरफ हम इन सारी चीजों को हटकर देखें, लेकिन वही सवाल मैं आपको भी पूछकर आगे बढ़ाऊंगी। जो कह रहे हैं उसको मान लिया जाता है, जिस तरह से कहते हैं उसकी वाहवाही होने लगती है, वजह क्या है इसके पीछे? कुछ तो है। राखी जी, जो वो कह देते हैं ना, वो मान लिया जाता है, केवल टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है। हकीकत में धरातल में वो चीज़ें दिखती नहीं है। जैसे अगर बात करेंगे काला धन की, तो काला धन तो पूरा वापस आ गया था। और गुजरात का ये गुजराती ऐसा था जिसके पास सबसे ज़्यादा काला धन निकला था, जिसे नोटबंदी में काला धन बता दिया गया था। वो व्यक्ति कहाँ है? आज गायब है। अगर वाकई में उसके पास काला धन था तो उसको क्या सजा दिलाई गई गुजरात मॉडल में, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहा जाता है अमित शाह जी को, तड़ीपार भी वो वहीं से हुए, नरेंद्र मोदी जी भी वहीं से आते हैं, सबसे ज़्यादा घृणित व्यक्ति का उपाधि भी उनको वहीं से मिली, अमेरिका में पाबंदी भी वहीं गुजरात मॉडल से मिली उनको। अब दूसरा सवाल उठता है कि अगर अमरीकी यहाँ आ रहे हैं तो अमरीकी चुनाव में खराबी है वो ये बता रहे हैं, या हमारे यहाँ अच्छाई है वो ये बता रहे हैं? उनसे भी पक्ष जाने, क्योंकि अमेरिका में तो ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहाँ बैलेट पेपर से होता है, जो लगातार हम बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट करना चाहिए उनसे मिल करके कि वो वहां की पद्धति को ठीक मानते हैं, वहां जो प्रत्याशी होता है उससे ठीक पूरा 1 महीना उसको समय देते हैं, वाकई में वो व्यक्ति योग्य है, और उसी तरीके से विपक्ष को भी मौका मिलता है जिस तरीके से पक्ष को मिलता है। लेकिन यहाँ पक्ष को किस तरीके से मौका मिल रहा है और विपक्ष को किस तरीके से मौका मिल रहा है, जैसा आपने भी कहा शुरुआत में कि विपक्ष की मुख्य पार्टी का अकाउंट सीज कर देना, विपक्ष के मुख्य नेता को अपमानित करना, उसको निजी अपमानित करना, बदनाम करना, परिवार को अपमानित करना, उसके पारिवारिक जीवन को बदनाम करना कि वो किस तरीके का जीवन जीता है, उसमें कितनी सत्यता है, वो भी झूठ परोसा जाता है। खुल्लम खुल्ला कोई और नहीं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो परोसते हैं। गंगा सफाई का उदाहरण देते हैं विश्व के अंदर, उस गंगा की स्थिति क्या है? कानपुर में आज भी नाले गिर रहे हैं उसके अंदर, बनारस में ही गंगा साफ नहीं है। तो ये जो झूठ परोसने का काम है, जिन्होंने दावा किए थे कि मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है, तो किस तरीके से झूठ बोलते। दूसरी एक बड़ी बात, हमारे वरिष्ठ नेता हैं राजकुमार भाटी जी, उन्होंने अभी एक टीवी चैनल में कहा, जो व्यक्ति ये स्टेटमेंट देता हो खुल्लम खुल्ला कि मैं ट्रेन में एक सीट पाने के लिए फर्जी ज्योतिषी बन जाता था, किसी का भी हाथ देखने लगता था, तो वो प्रधानमंत्री जैसा पद पाने के लिए या सत्ता में आने के लिए किस तरीके का झूठ नहीं परोस सकता, ये तो उन्होंने खुद प्रमाणित किया है। तो ये अगर विदेशी लोग देख के जाएंगे तो हमारे देश के जो हमारे एनआरआई हैं वो जब देख के जाएंगे और सुन के जाएंगे तो क्या प्रचारक करते होंगे। और जैसे भाजपा के साथी कह रहे थे कि पासपोर्ट को वेटेज मिल गया है, क्या वेटेज मिलता होगा और क्या अपमानित होते होंगे वो, ये सोचने वाली बात है। हमारे सुमित शर्मा जी ने भी बताया जिस तरीके से लगातार वहाँ बच्चों का अपमानित हो रहा है। एक बड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐड चला जा रहा है कि पापा मोदी जी ने बचा दिया, युद्ध रोक दिया। इतने बड़े बड़े दावे करना और सब खोखले केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से झूठ परोसना, इससे हमारे देश की साख बढ़ नहीं रही है, गिर रही है। और प्रधानमंत्री पद की गरिमा एक होती है, और गरिमा को सबसे ज्यादा अगर किसी ने गिराया है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने गिराया है। ठीक है सुमित जी, आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है प्रोसेस शुरू हो गई है और पहले चरण का जो मतदान है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से नजदीक भी आ रहा है। तो मुझे लगता है वो तैयारियां एक अलग हैं। अब क्योंकि इनविटेशन तो गया है, स्वीकार भी हुआ है, तो आएंगे भी लोग।
उनका वेलकम भी उस तरह से होगा। अब उस समय पे जब आएंगे उस वक्त पे वोटिंग का समय होगा, उन चीज़ों को दिखाया जाएगा। अब वो किस तरह से दिखाया जाएगा या क्या होगा, उसकी एक क्या छवि बनेगी, हो सकता है वो पूरा एक प्लान कर लिया गया होगा कि जब इन्विटेशन दिया है तो उनका स्वागत कैसे करना है, तो वो चीज़ें तो देखिए उसी तरह से उनको दिखाई और बताई जाएगी। इसका प्रभाव कितना पड़ेगा? देखिए, प्रभाव कहीं ना कहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को राष्ट्रीय हित मुद्दे से लेकर चलती है, और विपक्ष क्या करती, इस मुद्दे को कभी भी, इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा, कोई भी अपना मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बना ही नहीं पाता। और आज मैं बताना चाहता हूँ, विपक्ष में अगर कोई पार्टी अगर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर रहा है तो एक ही पार्टी मुझे जो दिखता है फील्ड पे, वो है आम आदमी पार्टी। मैं इसलिए कहता हूं कि आप देखिए, बीजेपी अगर एनआरआई को यूज किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसका इफेक्ट अगर राष्ट्र हित से जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी अरविंद केजरीवाल का लिंक विदेशों से जोड़ दिया और एनआरआई को यूज किया। क्यों? आप अगर विपक्ष में है तो पक्ष के साथ आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और ये काम कांग्रेस को करना चाहिए था मुख्य विपक्षी दल होने के नाते। वो काम कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को ही जनता के बीच तक नहीं पहुंचा पाती है, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी की खामियों को कहां तक पहुंचा पाएगी। इस बनता भी है इंडिया गठबंधन के तमाम नेता। देखिए, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी, एक चीज के लिए मैं तारीफ देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आपके एक एक मोहल्ले तक पहुंच जाता है, लेकिन विपक्ष का कोई कार्यकर्ता के अंदर जिज्ञासा है पहुंचने का, लेकिन आप बताइए उसके आका जो आला नेता है वो समर्थन नहीं करता, जिसकी वजह से वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता। और ये सवाल बनता भी है। मैं फिर कहता हूँ, महत्वपूर्ण बात, आप जिस एनआरआई की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एनआरआई को आप जागरूक कीजिए भारतीय राजनीति को लेकर, एनआरआई को जागरूक कर दीजिए आप भारत के मौलिक के लिए, एनआरआई को जागरूक कर दीजिए भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल बात है, एनआरआई को जागरूक कर दीजिए कि भारत का लोकतंत्र और संविधान क्या रखता है विश्व में, लेकिन आप उसको एक पटल के विचारधारा के धरे में मत तोलिए। मैं फिर कहता हूँ, भारत का एनआरआई भारत का है, किसी पार्टी का नहीं है, और इसका सवाल पूछना चाहिए था विपक्ष के तमाम नेताओं से। ठीक है सुमित जी, मैं बीच में रोकूं क्योंकि समय हो गया है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, एक बात तो तय है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी इस तरह की गतिविधियां हैं, चाहे एनआरआईज को बुलाना हो, चाहे विदेशों में जाना हो, इन तमाम चीज़ों को वो पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को कनेक्ट कर ले जाते हैं। सवाल ये कि बहुत सारे सवाल हैं इस मुद्दे पर, लोकतंत्र को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के, लेकिन राखी जी आप जरा देखिएगा कि जिस तरह से इस तरह की बातें आती हैं और प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे जनता से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि विपक्ष को भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। कहीं विपक्ष इस मामले में लगता है कहीं न कहीं कमज़ोर है, अगर वो पूरी ताकत से इन बातों को पहुंचाता है कि भारत का लोकतंत्र किस तरह का है और इनके बुलाने का क्या मतलब है। निमंत्रण उन्होंने दिया तो सबसे ज़्यादा जो उन्हीं की बात सुनेंगे, जिसको निमंत्रण जो मिलता है वो उसी की बात सुनता है जो निमंत्रण देता है। आप भी निमंत्रण दे दीजिए, लेकिन आप जब निमंत्रण देंगे तो निश्चित रूप से आपको एक नए सवाल का सामना करना पड़ेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसको महारत हासिल है। वो यह प्रयास अगर आप किए होते तो शायद हमें लगता है कि ये कुछ और दिशा में चुनाव जाता और परसेप्शन जाता, लेकिन परसेप्शन को, नैरेटिव को सेट करने में भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित रूप से काफ़ी सफल हुए हैं और सफल होने की संभावना भी दिख रही है। ठीक है, क्योंकि समय हो गया है, कुछ कहना चाह रहे थे मोहम्मद तकी जी, 10 सेकंड में बोल लीजिए सर, वैसे तो समय नहीं है, प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं, बीजेपी सोचती है कि देश पर वो पाषाण युग में रह रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं उसको जनता मान लेगी। नैरेटिव सेट करने में सबसे ज्यादा सहयोग बीजेपी किसी ने किया है तो मीडिया के लोगों ने किया है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो लड़ रहा है, विपक्ष तो अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन मीडिया जो उसको साफ नहीं दिखा पाता। जहां भी डिबेट्स हो रही है आजकल वो ज्यादा प्रो बीजेपी डिबेट होती है। सर, कौन से मीडिया आप यहाँ पर यदि सवाल उठा रहे हैं तो मैं आप जो सही बात बता रहा हूँ, आप सुनिए, आप मीडिया में आपको सब सुनना चाहिए। ज्यादातर डिबेट जो प्रो बीजेपी होती है, कहीं जहां भी पैनलिस्ट होते हैं बीजेपी की फेवर में ज्यादा बोल रहे होते हैं। हाँ, छोटी समस्या को जो होती है विपक्ष में उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, और गुजरात में, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के संगठन में प्रॉब्लम है, सर मुझे ऐसा लगता है कि जो गठबंधन है और विपक्ष है ना, आप अपने मुद्दों को उतने अच्छे से रखना सीखिए सर, पहले फिर मीडिया पर सवाल उठाइए। हर मीडिया पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। थोड़ा मीडिया साथ दे, राजनीति बुरा न मानिए,
थोड़ा मीडिया साथ दे तो बस मीडिया क्या साथ देगी सर? मुद्दों पे आप जाएंगे, मीडिया आपके साथ है, कितनी अच्छी तारीफ। एक बात बताइए, नहीं मुझे एक बात बताइए, अभी आप लोग की गारंटी आई, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, क्या मीडिया ने उसको अच्छा नहीं बोला? मुझे नहीं पता किस मीडिया ने बुराई की, पर मैंने बुराई नहीं की। हमने कहा जनता से कनेक्ट करने वाला है, तो एक के पीछे सब भी सवाल मत उठाइए। रागी सुन लीजिए ना, मीडिया भी इसी सिस्टम इकोसिस्टम का हिस्सा है, उसे भी बातें सुननी पड़ेंगी। तो बातें सुननी पड़ेंगी तो सर एक जैसे सब लोग नहीं है, मैंने इसीलिए स्पष्ट किया। आप मुझे बोल रहे हैं या मेरे प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं तो मैं आपको रिवर्ट दूंगी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं हाँ, तो सर ऐसा स्पष्ट करिए कि आप मुझे नहीं बोल रहे। दूसरे जो चैनल्स हैं उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप भी मेरे साथ पहले चर्चा में है, कभी भेदभाव वाली चीज नहीं हुई है जी। लेकिन जिस तरह से छोटी छोटी बातों को विपक्ष की बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और बीजेपी के बहुत से मुद्दों को बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है, उसी से परसेप्शन बनता है। ठीक है, चलिए समय हो गया है, बीच में रोकूंगी, समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देश में चुनाव, दुनिया में डंका है। देखिए, डंका तो बज रहा है, बोलना है, बात करना है, अपनी बातों को खुद अपने अधिकार के साथ रखना सीखना होगा। दूसरी चीज, ये बात बिल्कुल सच है कि जो कुछ अभी हाल में हुआ और मुद्दे आए, तो जो इन्विटेशन दिया है, आप उनको क्या दिखाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो मैंने खुद ही कहा कि ईवीएम की बात को देख लीजिए, जिसको लेकर इतनी नाराजगी और इतना हो हल्ला होता है। यहां आके यदि उन्होंने सुन लिया तो वो वहां जाके क्या बोलेंगे, ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है एक विचार भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। बाकी जनता जनार्दन है, उन्हें क्या समझना है, क्या करना है, कौन हिट होगा, कौन फ्लॉप होगा, ये जनता तय करेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।